भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति की बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, बल्कि इनमें वो पश्चिमी देश भी शामिल हैं जो एक समय ये कहते थे कि इस्लामिक कट्टरपंथ एक परिकल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज जर्मनी में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या जर्मनी धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इस बहस की पृष्ठभूमि में वहां के एक शहर जिसका नाम है कोलोन शहर की मेयर का एक नया फैसला है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय की मांग पर वहां मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस नए फैसले के तहत हर हफ्ते शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के दिन 5 मिनट के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अब हो सकेगा और यह फैसला वहां की सभी 35 मस्जिदों पर लागू होगा, जिसका कई लोग, स्थानीय लोग अब वहां जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जर्मनी के इस शहर की पहचान ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन शहर के रूप में होती है। यहां जर्मनी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च भी है, जहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी तक इस शहर में मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शरणार्थियों के प्रति जर्मनी की हमदर्दी ने इस शहर की विरासत को अब खतरे में डाल दिया है और आज वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जर्मनी हो सकता है एक दिन धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र बनने की राह पर चल पड़ा हो। इस पूरे मुद्दे पर कोलोन शहर की मेयर का कहना है कि यह फैसला जर्मनी में धार्मिक आजादी और विविधता को दर्शाता है और इस्लामिक मान्यताओं के प्रति सम्मान और उदारता की मिसाल भी पेश करता है। ये बातें बोलने में और सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन सब बातों को लोग आज़ादी के साथ जोड़ देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जोड़ देते हैं, अपना धर्म मानने की आज़ादी के साथ जोड़ देते हैं, लोकतंत्र के साथ जोड़ देते हैं। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है आज़ादी। लोग सोचते हैं लोकतंत्र का मतलब है कुछ भी कहने की आज़ादी, अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म को मानने की आज़ादी। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है, हकीकत ऐसा नहीं है। दरअसल जर्मनी के इस शहर की सभी 35 मस्जिदों को संचालन के लिए अब टर्की से फंडिंग मिलती है और यानी इसके पीछे टर्की है। और टर्की कैसा देश है आप सब जानते हैं। टर्की सरकार की एक धार्मिक संस्था जिसका नाम टर्किश इस्लामिक यूनियन फॉर रिलीजियस अफेयर्स है, वो जर्मनी में मस्जिदों के संचालन, मौलवियों की तनख्वाह और दूसरे खर्चों के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है। वर्ष 2018 में जब इस शहर में वहां की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब भी इसकी फंडिंग इसी संस्था से आई थी और इसका उद्घाटन भी खुद टर्की के राष्ट्रपति ने किया था। जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ है, जिनमें मुस्लिम आबादी 56 लाख है। इस हिसाब से कुल आबादी में 14% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जर्मनी की लगभग 900 मस्जिदों का संचालन टर्की सरकार की यही धार्मिक संस्था कर रही है, जिसके वहां पर 8 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। सोचिए, कुल 56 लाख आबादी में से 15% मुसलमान तो टर्की सरकार के लिए ही वहां पर काम कर रहे हैं। क्या काम करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें लगता है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ की एक फ्रेंचाइजी है जिसकी जर्मनी में कई ब्रांच खुली हुई हैं। वर्ष 2007 में जर्मनी का एक इमाम जो इस संस्था से जुड़ा हुआ था, उस पर टर्की की सरकार के लिए जासूसी करने और ईसाई धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगे थे और आज भी वहां यही हो रहा है। वहां लोग मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से ज्यादा इस बात से चिंतित हैं कि इन मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है और इनका रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। यूरोप के बहुत सारे देश आज भी इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो इधर भी रहना चाहते हैं, उधर भी रहना चाहते हैं। वो आतंकवाद से अपनी रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही सेकुलरिज्म की इस अंधी दौड़ में भी दौड़ते रहना चाहते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में सेक्युलर दिखाई दें। पश्चिमी देशों में सेक्युलर दिखने का बड़ा शौक है और हमारा मानना है कि 2 नावों में ये सवारी यूरोप के इन देशों को बहुत भारी पड़ेगी। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, उस दौरान जर्मनी में बड़े पैमाने पर जर्मनी की स्थानीय महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी और बाद में पता चला था कि इन घटनाओं के पीछे वही मुस्लिम शरणार्थी हैं जिन पर तरस खाकर जर्मनी ने उन्हें अपने देश में आने की इजाजत दी थी। जो शरणार्थी थे, जो मेहमान बनकर आए थे, वही मालिक बन गए और उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। इस्लामिक कट्टरपंथ को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो बांग्लादेश की राजधानी
ढाका से आज आई हैं। ढाका में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को फिर से निशाना बनाया और वहां दुर्गा पंडाल में काफी तोड़फोड़ की। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आप खुद देख लीजिए। बांग्लादेश में इस समय हालत यह है कि वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और दुर्गा पूजा के पंडालों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे वहां फैली एक अफवाह है जिसमें यह कहा गया कि इन दुर्गा पूजा पंडालों में कुरान की आयतों को फाड़ कर जलाया गया है। ये जानबूझकर वहां पर फेक न्यूज फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बांग्लादेश में इस तरह की अफवाहों का इतिहास बहुत पुराना है। वहां जब जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई तब तब उसके पीछे इसी तरह की कोई ना कोई अफवाह होती है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश से अभी तक सही और पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। We have also seen some, as you said, disturbing reports of untoward incidents involving attacks on religious gatherings in Bangladesh. We note that the government of Bangladesh has reacted promptly to ensure control of the situation, including through the deployment of law enforcement machinery. We also understand that the ongoing festive celebrations of Durga Puja, which you alluded to, continue in Bangladesh with the support of the government of Bangladesh agencies and of course a large majority of the public. Our embassy, a high commission in Dhaka as well as our consulates in Bangladesh are obviously in very close contact with the authorities in Dhaka and at local levels. आज हम आपसे शुरुआत से यही बात कह रहे हैं। अब सोचिए, अगर ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की है, ऐसे कट्टरपंथी लोग अगर बॉर्डर पार करके इस समय पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएं और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण देना शुरू कर दे, उन्हें नकली आई कार्ड भी दे दे, उनके बाकी के पहचान पत्र भी बना दे और अपने यहाँ उन्हें रखने का काम शुरू कर दें, तो फिर हमारे देश की सुरक्षा का क्या होगा? ऐसे में बीएसएफ क्या करेगी? हमारे बाकी सुरक्षा बल क्या करेंगे? और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ये जो विपक्षी दलों के नेता हैं, ये इसीलिए बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब जब बॉर्डर से कोई भी चीज़ हमारे राज्य में आए, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो आतंकी हों, उन्हें डील करने की जिम्मेदारी हमारे पास होनी चाहिए और हम अपनी मर्जी से ये देखेंगे कि हमें क्या सूट करता है, हमें कहां से राजनीति में फायदा हो सकता है, कहां से वोट मिल सकते हैं और कहां से पैसा मिल सकता है। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज हमारे देश की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके जो राज्य सरकारें आज चला रही हैं, अगर उन छोटी पार्टियों ने पैसे के लालच में और वोट के लालच में इस तरह के समझौते बॉर्डर पर करने शुरू कर दिए, तो एक दिन इस देश का क्या हाल होगा, आज आप खुद अपने अपने घरों में बैठकर सोचिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.